नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आंसर राइटिंग का आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें कुछ आंसर और कुछ निबंध का मैं पोस्टमार्टम करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग और निबंध लेखन किया जाता है। आता हुआ निबंध भी आप गलती करेंगे वहाँ पर, क्योंकि आप टॉपिक के जब तक मूल भावनाओं को नहीं समझेंगे, आप अगर उस पर लिखते चले जाएंगे, लिख के आ जाएंगे आप सही, आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आपके अंक उसमें नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि उस सवाल में तो पूछा गया था कुछ और ही और आपने लिख दिया कुछ और। इस कारण से एवरेज मार्किंग करके आगे बढ़ जाते हैं वो लोग, और एवरेज मार्किंग के कारण से क्या होता है, तो आपका अंक जो है वो कट जाता है। चलिए मैं दिखाऊंगा कुछ बेहतरीन चीज़ों को, और आज का सवाल जो है उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आज का सवाल क्या है, यही सवाल दिया था, आज मैंने पोस्ट कर दिया था जगह जगह पर कि गांधार और मथुरा कला के विकास के कारणों को लिखते हुए उनकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ, अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं या आपको आता भी आंसर लिखना, तो भी मुझे पता है कि जिनको बहुत अच्छा आंसर लिखना था वो भी किस प्रकार से लिख रहे हैं। मुझे पता है भाई, मेरे ग्रुप में, पेड ग्रुप में 360 से ज़्यादा लोग होने वाले हैं, 360 से ज़्यादा लोग पेड ग्रुप में होने वाले हैं। तो उसमें से भी बहुत कम बच्चे हैं जो वाकई बहुत अच्छा आंसर राइटिंग करते हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी सीख रहे हैं और बहुत सारे अभी बच्चे शुरू कर रहे हैं। तो मुझे सभी का पता होता है स्टेज, इस हिसाब से मैं इसको गाइड करता हूँ। आप इस आंसर को समझिएगा और फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप मैंने हमेशा क्या बताया है कि जब भी आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ पर कर सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान, कि सबसे पहले सवाल के कीवर्ड्स को पकड़िए और उसको घेर दीजिए, उसी के इर्द गिर्द अपना आंसर को लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, 2 बार से 3 बार कम से कम सवालों को पढ़िए, जिससे उसका अगर कुछ भावार्थ होगा तो वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा। भावार्थ अगर निकल कर नहीं आता है सामने तो दिक्कत होती, जिसका एग्जाम्पल मैं अगले वाले सवाल में आपको दिखाऊंगा, जो मैं आज आपके लिए निबंध लेकर आया हूँ, कि उसका भावार्थ समझे बिना जब आप लिखेंगे तो अर्थ का अनर्थ लिख कर आएंगे। पूछा गया है आम, आप लिख के आएंगे इमली। देखिए इस सवाल में क्या है, चलिए घेरना शुरू करते हैं। गांधार और मथुरा कला के विकास के कारण इनका डेवलपमेंट क्यों और कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, उनकी विशेषता की चर्चा कीजिए। यही सवाल आपसे पूछा गया है। तो आप याद कीजिए, पोस्ट मौर्य का एरा, यानी कि मौर्यों के बाद का जो समय है, उत्तर मौर्य काल जिसको कहा जाता है, उस पीरियड में क्या हुआ था, कनिष्क जैसे नए साम्राज्यों का उदय हुआ था। कनिष्क साम्राज्य का उदय हुआ था। कनिष्क जो बोले तो कुषाण साम्राज्य का नाम था कुषाण, शासक था कनिष्क। और उसने क्या किया था, सेंट्रल एशिया के इलाकों पर कब्जा किया था और उसकी राजधानी मथुरा तक जाती थी। एक तो उसका पुरुषपुर में था राजधानी, जो वर्तमान के पेशावर में है, और दूसरा मथुरा तक जाता था उसका साम्राज्य फैलकर बिहार की सीमा तक को छूती थी कनिष्क का साम्राज्य। उसी समय में 2 आर्ट ऑफ जो स्कूल होते हैं, आर्ट के स्कूल होते, वो डेवलप हुए। स्कूल सच में नहीं होता है, मतलब कि उस जगह की कुछ विशेषता के हिसाब से वहाँ पर कुछ कलाओं का डेवलपमेंट हुआ। जैसे जो गांधार जगह है वो कहाँ पर था, तो ये ओल्ड सिल्क रोड पर था। ओल्ड सिल्क रूट जो आप सुनते हैं, जो सिल्क रोड सुनते होंगे, जो चाइना से लगकर अलेक्जेंड्रिया तक जाती थी, मिस्र तक, उसी रूट पर था ये। यहाँ पर यूनानी से लेकर, चीनी यात्री से लेकर, भारतीय से लेकर, सेंट्रल एशिया के लोग तक सभी यहाँ पर इकट्ठे होते थे। तो यहाँ का जो कला होगा उस पर यूनानियों का प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि यूनान साम्राज्य उस समय भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संस्कृति, हर चीज़ का प्रभाव पूरे दुनिया में फैल रहा था। तो चूँकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जगह था गांधार, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, गांधार कला का डेवलपमेंट हो रहा था। गांधार कला है क्या दरअसल में, तो गांधार आर्ट एक आर्ट का फॉर्म है जिसमें भगवान बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। आपको पता होगा कि कुषाण के पीरियड में महायान धर्म का उदय हुआ था। मैं आपको हिंट दूंगा और आपको लिखना है। महायान धर्म का उदय का काल है ये, और पूरे के पूरे उत्तर में, भारत के उत्तरी भागों में कनिष्क साम्राज्य ने 7 देशों, वर्तमान के जो मिला देंगे उतने बड़े एरिया पर वो राज करता था, और उन सभी जगहों पर महायान संप्रदाय को बढ़ावा दिया था। किसने, तो कनिष्क ने। इसके कारण से गांधार कला का डेवलपमेंट खूब सारा हुआ, क्योंकि यहाँ पर विदेशी लोग थे, यात्री भी थे, खरीदने वाले भी थे, पत्थर भी मौजूद था, बनाने वाले शिल्पकार भी थे, और इसलिए इसमें विदेशी तत्व हमें दिखता है कहाँ पर, तो गांधार कला में हमें देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको दिखेगी, घुंघराले उनके बाल दिखेंगे, किसके जैसे, तो यूनानी देवताओं के जैसे। चौड़ी छाती दिखेगी आपको भगवान बुद्ध की, लंबे दिखेंगे भगवान बुद्ध आपको, और पैर में उनका बूट भी बना होगा, पैर में लंबा सा
बूट भी उन्होंने पहना होगा। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और भगवान की मूर्ति आपने देखी होगी, लंबा कान, घुंघराले लंबे बाल, ऐसे योद्धाओं के जैसे पीछे की तरफ में। ये किनकी है? तो भगवान बुद्ध की ये मूर्ति है। किस आर्ट में बना हुआ? तो मथुरा गांधार आर्ट में बना हुआ है। गांधार आर्ट में जिस आर्ट में भगवान बुद्ध आपको लंबे चौड़े ऐसे शॉल ओढ़ा होता है, भगवान बुद्ध ने ऐसे शॉल ओढ़ा होता है। याद होगा, आपको दिखा दूंगा मैं एक भगवान बुद्ध की मथुरा आर्ट में फोटो भी, गांधार आर्ट में भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, शॉल ओढ़ा होता है, लंबे से आपको दिखेंगे, खूब मजबूत चौड़ी छाती दिखेगी आपको, और देवताओं के समान यूनानी देवता के जैसे प्रतीत होंगे। तो भगवान बुद्ध जो किस में बनाया गया है? तो वो गांधार आर्ट में बनाया गया है। विशेषता क्या होती थी? यही सब विशेषता जो मैंने बताया आपको। लंबे चौड़े दिखते हैं, चौड़ी छाती दिखती है, घुंघराले बाल दिखते हैं। उसके अलावा तपस्वी के भेष में नहीं दिखकर एक राजा के भेष में दिखते हैं, किंग के जैसे देखते हैं, कि देवता के जैसे दिखते हैं, तपस्वी नहीं दिखते हैं। ये किसकी विशेषता है? ये गांधार आर्ट की, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है उसकी विशेषता है ये। जिस भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा का जीवन भर विरोध किया, उन्हीं भगवान बुद्ध की सबसे अधिक मूर्तियां बनाई गई। किसमें? तो गांधार और मथुरा आर्ट में। और अमरावती आर्ट भी इसी समय का है। मैंने तीसरा आर्ट ऑफ स्कूल इसमें नहीं जोड़ा है इस सवाल में। अमरावती आर्ट जो भारत के दक्षिण भागों में डेवलप हुआ था। गांधार आर्ट का मैप भी बनाना है आपको। जो भी सवाल लिख रहे हैं मैं उनको बता देता हूं कि गांधार आर्ट किस एरिया में डेवलप हुआ, उसका मैप बनाना है। मथुरा आर्ट किस एरिया में डेवलप हुआ, उसका मैप बनाना है आपको। अब चलते हैं कि थोड़ा सा मथुरा आर्ट के बारे में बता देता हूं। मथुरा आर्ट जो है विशुद्ध रूप से, गांधार आर्ट में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं, मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की और सिकंदर वगैरह की बनी थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनी गांधार आर्ट में। लेकिन मथुरा आर्ट में वैष्णव धर्म, कृष्ण भगवान की, राम की, सनातन धर्म, जैन देवी देवता की, जैन जो गुरु हैं, जो जैन आए, बहुत सारे जिनेंद्र जो आए, उनकी मूर्तियाँ, साथ ही साथ में भगवान बुद्ध की भी मूर्तियाँ आपको दिखती हैं। तो यानी कि अगर हम जाएंगे डाइवर्सिटी में, तो जो मथुरा आर्ट है उसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा दिखता है आप, क्योंकि उसमें किसी एक धर्म या संप्रदाय की मूर्तियाँ ज़्यादा नहीं बनी। जिस प्रकार से गांधार आर्ट में एक ही धर्म या संप्रदाय की मूर्तियाँ ज़्यादा बनी हैं, उस प्रकार से मथुरा आर्ट में ऐसा नहीं था। मथुरा में जैन की भी मूर्तियाँ बनी हैं, बौद्ध की भी बनी हैं, सनातन धर्म की भी मूर्तियाँ बनी हैं। वैष्णव धर्म जो उसमें उस एरिया में प्रचलित है, कृष्ण धर्म जो आप देखते हो, कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द मथुरा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, तो उनकी भी बहुत सारी मूर्तियाँ कहाँ पर बनी हैं? तो मथुरा आर्ट में बनी हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, दोनों के दोनों जगह जो हैं वो पोस्ट मौर्य एरिया में, यानी कि पोस्ट मौर्य का जो आपका समय है उसमें डेवलप हुआ है, ठीक है। और इस समय किसका राज था दोनों जगह पर? जब ये डेवलप हो रहा था तो कुषाणों का साम्राज्य था। कुषाणों के साम्राज्य में समृद्धि बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि स्वर्ण के सिक्के हमें बहुत सारे मिलते हैं, यानी कि खरीदार थे, लोगों का जीवन निश्चिंता थी। जब जीवन में निश्चिंता होती तभी जाके कलाओं का विकास होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेंस के लिए इतना गहराई से जाकर कोई भी नहीं पढ़ाते हैं बीपीएससी के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको। और इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे आपसे एग्जामिनेशन में। अब चलिए मथुरा आर्ट की विशेषताओं को देखते हैं। इसमें भगवान बुद्ध आपको तपस्वी के भेष में दिखेंगे, भिक्षाटन करते हुए दिखेंगे, तपस्वी के भेष में। इनके मुखमंडल के चारों ओर, जैसे भगवान का मुखमंडल है, तो इसके पीछे चारों ओर आपको बड़ा सा क्या दिखेगा? तो एक बड़ा सा गोलाकार आभा मंडल को प्रकाशित किया गया। जैसे सामान्य तौर पर आपने हिंदू देवी देवताओं के पीछे देखा होगा, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शंकर के मुख के पीछे देखिए गोल गोल सा आपको बड़ा सा थाली जैसा एक चकमक करता हुआ सा चित्र लगाया जाता था। क्यों लगाया जाता था? आभा मंडल उसको बोलते हैं, कि उसके लिए लगाया जाता था कि भाई इनका जो मुखमंडल है वो प्रकाशित होता है और इनके मुंह से ऐसी इतने तरह के तेज निकलते हैं, उस चीज़ को प्रकाशित किया गया है। भगवान बुद्ध इसमें आपको तपस्वी, कमज़ोर दिखेंगे बहुत ही ज़्यादा। शरीर पर वस्त्र बहुत कम दिखेंगे, उनके शरीर पर वस्त्र बहुत कम दिखेंगे, पैर में बूट नहीं दिखेगा, भिक्षाटन करते हुए दिखेंगे आपको। तो ये किस में बनता है? तो ये मथुरा आर्ट की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें विदेशी तत्वों का अभाव है, विशुद्ध रूप से स्वदेशी आर्ट है। कौन सा? तो मथुरा और अमरावती आर्ट जो है ये 100% स्वदेशी आर्ट है। इसमें कोई भी विदेशी तत्व, जब मैं कह रहा हूँ तो विदेशी तत्व का मतलब उसको गलत अर्थों में नहीं लेना है, चूँकि यूनानी लोग बसे थे गांधार में, और जब वो किसी देवता की परिकल्पना करेंगे तो अपने देवता के हिसाब से करेंगे। अब आज आपको मैं बोलूं कि आप किसी देवता की या किसी बड़े पुरुष की परिकल्पना कीजिए, तो आप भारतीय परिदृश्य में करेंगे, उनको कपड़ा अपने यहाँ का पहनाएंगे, आप
उनको आप यूनानी कपड़ा तो नहीं पहनाएंगे, उनको तो आप बूट नहीं पहनाएंगे, उनको तो आप चौड़ी या घुंघराले बाल वाले नहीं बनाएंगे जैसे यूरोप के लोगों का होता था उस समय यूनान में। उनको तो आप भारतीय लोगों के जैसे लुक देंगे। क्यों? क्योंकि आपके वही इमेजिनेशन का दायरा है, क्योंकि आप वही इमेजिन करते अपने देवता के रूप में, है ना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो मथुरा आर्ट जो है विशुद्ध रूप से देसी आर्ट है, और जो यूनानी आर्ट है इसमें हमें मिक्सचर भी मिलता है। तो ये दोनों की विशेषता और दोनों का विकास का कारण, विकास क्यों हुआ? क्योंकि मथुरा भी उत्तरा पक्ष और दक्षिणा पक्ष के संगम पर स्थित, जो उत्तरा पक्ष का सीमा था उस पर स्थित था मथुरा भी, और प्रमुख मार्ग पर स्थित था, व्यापारिक नगर भी था, सिल्क का भी यहाँ पर पहले डेवलपमेंट होता था, और आर्ट वगैरह का फॉर्म यहाँ पर पहले से था, धार्मिक केंद्र था। इसके कारण से मथुरा में क्या हुआ, कला का विकास हुआ था। धार्मिक व्यापारिक केंद्र था, सांस्कृतिक नगर था, यमुना नदी के किनारे स्थित था। पहले से ही इस एरिया में बौद्ध धर्म का प्रचलन भी था, वैष्णव धर्म का भी प्रचलन था। यहाँ पर पुजारी पंडित वगैरह भी रहते थे, खरीदार भी रहते थे, यात्री भी रहते थे। यहाँ पर मेला वगैरह का आयोजन होता था, यहाँ पर बाजार था। इन सब कारणों से धीरे धीरे क्या होता है, तो कलाओं का डेवलपमेंट हो जाता है। दोनों कला के डेवलपमेंट, उनकी विशेषता पर थोड़ा सा तो मैंने आपको बताया ही है। बाकी मैंने लिख दिया है लॉन्ग फॉर्मेट, यानी कि नो मैटर आप 200 शब्दों में लिखते हैं, 400 में लिखते हैं, 150 में लिखते हैं, 50 में लिखते हैं, कितना भी शब्द में आपको जितना में हो रहा लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। लिखकर मुझे भेजेंगे पेड कोर्स में तो आपका चेक हो जाता है। चलिए आगे के सवालों पर चलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा, निबंध का टॉपिक होगा। जिनको सीखना है तो कृपया ध्यान से देखिए, जिनको नहीं सीखना है तो उनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ, आप जाके कोचिंग ज्वाइन कीजिए, गूगल कीजिए। देखिए इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। क्या बोला मैंने? फिर से पढ़िए इसको। इस पर क्या निबंध लिखेंगे आप? इस पर आप निबंध लिखेंगे कि इंटरनेट है वो, उसका आविष्कार कैसे हुआ था, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाया गया, किस प्रकार से शिक्षा मदद करता है, किस प्रकार से बिजनेस में मदद करता है, किस प्रकार से वो हमें खाना मंगाने में मदद करता है। यही सब तो लिखेंगे ना, बस हो गया, वहीं पर सत्यानाश हो गया। इस सवाल को फिर से पढ़िए, इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया। फिर से पढ़िए, इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया। इंटरनेट के बारे में नहीं पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इंटरनेट ने कैसे हमारे संसार को ग्लोबल विलेज में बदल दिया है। इस सवाल का भावार्थ यही है। इंटरनेट के बारे में नहीं पूछा गया है, इंटरनेट के एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है कि दुनिया भर के लोगों को किस प्रकार से एक विश्व गांव, गांव का तात्पर्य क्या होता है? गांव में रहने वाले सामान्य तौर पर लोग एक सांस्कृतिक रूप से बंधे होते हैं, एक पारिवारिक रूप से कई बार बंधे होते हैं। एक ही परिवार का पूरे गांव वास होता है, 2 4 10 लोग अलग होते हैं। इमोशनल रूप से अटैचमेंट होता है, एक दूसरे को नाम तक से जान रहे होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बारे में जानकारी सोशल रूप से, इमोशनल रूप से भी उनका कहीं ना कहीं गांव के लोगों का एक दूसरे के प्रति होता है। थोड़ा सा खान पान साझा करते हैं, संस्कृति को साझा करते हैं, सुख दुख को साझा करते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, तो ये हो गया आपका वैश्विक गांव की अवधारणा। वैश्विक गांव की अवधारणा, इसके बारे में लिखना था। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, लैन वैन, शिक्षा में कैसे उपयोग होता है, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी थी। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए इनका आंसर देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने महात्मा गांधी जी के कथन से शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर इस प्रकार शुरू करते हैं तो निसंदेह बहुत ही अच्छा निबंध बनता है आपका। आप भी कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो शुरुआत किसी किस्से, कहानी, कविता अपने अनुभव से कीजिए। ज़रूरी नहीं कोटेशन लिखें ही। मैं क्या कह रहा हूँ, कोटेशन लिखना ज़रूरी नहीं होता है। क्या लिखना ज़रूरी होता है? तो ज़रूरी होता है कि कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू किया जाए, इंट्रो को पढ़ने में थोड़ा सा मज़ा आ जाए। ऐसे डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं चले जाना है कि उपरोक्त कथन दिया हुआ है कि इंटरनेट हमारे जो वैश्व गाँव एक गांव में बदल दिया है, ये कथन सही दिया हुआ है। आइए जानते हैं ये कथन किस प्रकार से। इस प्रकार से शुरू मत कीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग तरीका से शुरू कर सकते हैं। कुछ भी डाल सकते हैं, आप अपने अनुभव डाल सकते हैं, इंटरनेट के साथ आपका कैसा अनुभव रहा है, तरह के तरह से की जो भी आपको लिखना हो शुरू कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने। जिनका भी आंसर है कृपया बुरा ना माने मेरी बातों का, मैं आपका आंसर चेक कर रहा हूँ और कृपया पॉजिटिव लीजिएगा इसको जो मैं कर रहा हूँ। अभी क्रिटिसाइज भी करूँगा मैं, इसमें कुछ खामी निकालूंगा तो उसको गलत तरीके से नहीं लेना है। ओके, कहाँ से शुरू किया इन्होंने लिखा कि बापू के इस कथन से विश्व गांव की परिकल्पना निहित है। बापू के इस कथन में विश्व गांव की परिकल्पना निहित है। नए दौर में यह परिकल्पना निहित है। फिर से वही चीज़,
भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, शिक्षा, राजनीतिक विचार, ये सभी को सूचना क्रांति की मदद से पूरी दुनिया को एक गांव में बदल दिया है। बेहतरीन लिखा है। जिस सूचना क्रांति की हम बात कर रहे हैं उसका मुख्य माध्यम क्या है? उसका मुख्य माध्यम इंटरनेट ही है। इंटरनेट ने ही इस दुनिया को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ दिया है। भौगोलिक दुनिया शून्य हो गई है, भौगोलिक दूरियां शून्य हो गई है। सॉरी, यहाँ पर ये लिखा हुआ इसलिए नहीं पढ़ पाया। यह कहना असंगत ना होगा कि इंटरनेट ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है। बहुत ही सुंदर इंट्रो था इनका, वाकई मानिए बहुत सुंदर इंट्रो था। इसी प्रकार शुरू कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में इंटरनेट बहुत ही उपयोगी है। इंटरनेट के जरिए हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। प्रशासनिक सार्वजनिक सेवा का क्षेत्र हो या चिकित्सा और शिक्षा का क्षेत्र हो या व्यापार का, हर जगह इस तकनीक ने मजबूती से पांव जमाकर मानव जीवन को संवारने का काम किया है। बहुत ही अच्छी बात लिखी इन्होंने। इसके जरिए घर में बैठकर दुनिया के संपर्क में बने रहना, दुनिया पर नज़र रखना आसान हो गया है। इस तरह देखा जाए तो इंटरनेट ने सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे बेहतर माहौल निर्मित हो रहा है। यह इंटरनेट की ही देन है कि अब लोग डाकियों का इंतज़ार नहीं करते। ईमेल के जरिए ही पलक झपकते ही संदेश 7 समंदर पार पहुंच जाता है। कितना सुंदर शुरू किया इन्होंने। एक रिदम दिखेगा, एक फ्लो दिखेगा आपको, बेहतरीन दिखेगा फ्लो का मैं जब बात करूँ उसका मतलब क्या होता है कि जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आप रुक नहीं पा रहे हैं, आप पढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपको कहीं भी उसमें लयबद्धता की कमी नहीं दिख रही है। पहले लाइन से दूसरा लाइन जुड़ता चला जाता है और ये फ्लो होता है शानदार। निबंध में जिनका फ्लो जितना शानदार होगा उनको अंक उतना ही बेहतर मिलता है, क्योंकि चेक करने वाला शुरू से ऊपर से नीचे पढ़ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता ख़त्म कब हो गया निबंध। इसलिए जब मैं बोलता हूं कि निबंध को कभी भी पॉइंट में मत लिखिए, तो इसका क्या तात्पर्य होता है कि पॉइंट में लिखने पर फ्लो ब्रेक होता है बार बार। पैराग्राफ में लिखा कीजिए, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख लीजिए। अगर दिक्कत हो रही है तो पैराग्राफ में निबंध लिखना चाहिए। जीएस के सवाल आप पॉइंट में लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, फ्लो बहुत बढ़िया बनता है, ऊपर से नीचे आप कहानी के जैसे पढ़ जाएंगे। और निबंध किसी भी टॉपिक पर पूछा जाए, अगर उसको स्टोरी के फॉर्मेट में ऊपर से नीचे तक लिख दिया ना गुरु, अगर वो कला सीख गए ना तो निबंध तो तुम्हारे लिए 300 में से 200 नंबर उठाकर लेकर आ जाओगे आप। यकीन मानिए मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, आसान पेपर है। अगर आपको लिखना आता है तो बातें बनानी आती, जो आप सोच रहे हैं दिमाग में, अगर उसको आप कॉपी पर लिख लेते हैं तो बहुत ही शानदार होता है। देखिए इन्होंने फिर एक ज़बरदस्ती का एक कविता बनाया है। ये मुझे पता है लोकल मेड कविता ही लग रहा है। सही दिशा में है इंटरनेट का इस्तेमाल, सावधानी और सुरक्षा का रहे बस ख्याल। वो भारत सरकार का ऐड नहीं आता था, उसी टाइप का लग रहा है। तो खैर छोड़िए, बहुत ही अच्छा लिखा। चलिए सही है इनका। इंटरनेट के लाभ, बस यहीं से इन्होंने गलत कर दिया। इंटरनेट के लाभ हानि, ये पॉइंट बनाकर क्यों लिखना आपने शुरू कर दिया, ये नहीं करना था। इंटरनेट के लाभ हानि ये सब में नहीं उलझना है। क्या लिखना है आपको, ये लिखना है कि कैसे कनेक्टिविटी दुनिया में बढ़ गई है। सोशल रूप से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कल्चरल रूप से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे दिवाली एक ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है। जो दिवाली हिंदू नहीं है वो भी दिवाली मना रहे हैं। जो ईसाई देश में नहीं है, जहाँ पर हैलोवीन जैसे जो भूतिया वाली पर्व त्यौहार होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही था हैलोवीन, सुना होगा आपने, उसको लेकर लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो क्या है, तो कल्चरल रूप से कहीं ना कहीं एक हो रहे हैं लोग। क्रिसमस पूरी दुनिया मनाने लग गई है, क्यों भाई, कल्चरल रूप से एक हो रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से एक हो रहे हैं। दिवाली पूरी दुनिया मनाने लग जाएगी धीरे धीरे, क्यों भाई, तो क्योंकि कल्चरल रूप से एक हो रहे हैं। होली पूरी दुनिया मनाने, क्यों, क्योंकि ट्रेंड में चलने लग जाता है कि होली का फेस्टिवल आ गया है। लोग तरह तरह का पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, ब्लॉग देखते हैं। ब्लॉगिंग का जिक्र किसी ने किया, दिन भर लोग ब्लॉग देखते रहते हैं बैठ के। रील का जिक्र किसी ने किया, दिन दिन भर रील देखते रहते हैं। आज कोई अमेरिका में बैठा आदमी भारत के किसी ब्लॉगर का, मान लीजिए कोई पहाड़ में घूम रहा है, उसके वीडियो को देखकर पूरा अंदाज़ा लगा सकता है कि पहाड़ का कल्चर क्या होता है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। पहले इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, किताबें पढ़नी पड़ती थी, और क्या करना पड़ता था, पता करना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था। आज तो आप जाएंगे यूट्यूब पर, आपको दिख जाएगा ये ढेरों चीज़ें। तो क्या हो रहा है, यूएससी गांव की अवधारणा यही है। सोशल रूप से, कल्चरल रूप से, फैशन के दृष्टिकोण से, फिल्म के दृष्टिकोण से भारत में के पॉप तो सुना होगा, कोरियन पॉप यार, कोरिया, दक्षिण कोरिया के नृत्य, गीत, संगीत और वेब सीरीज़ का क्या क्रेज़ है। वो जो 7 लौंडे BTS, उनको देखा होगा आपने, वो उनके गाने के दीवाने फ़ैन हो रखे भारतीय लोग। सुना होगा आपने BTS, सबसे नंबर 1 पर बैंड चल रहा है आजकल, यही चल रहा है। के पॉप का सबसे बड़ा स्टार हैं ये सातों के सातों। देखिए जाकर उनके फ़ैन फॉलोइंग, भारत में उनके फ़ैन फॉलोइंग देखिए। कोरियन स्किन ग्लास
मेकअप जो करते हैं कोरियन स्किन ग्लास, लिखो ना यार इन चीज़ों को, इसमें क्यों नहीं लिख रहे हो? कहाँ से आपको पता चला? इंटरनेट से ही तो पता चला ना। तो इन सब चीज़ों को इस निबंध में जोड़ना है, न कि इंटरनेट के लाभ हानि को। कैसे भारत का खाना ग्लोबल हो रहा है, अमेरिका का खाना आप भारत में बैठ के खा रहे हो, बना रहे हो अपनी रसोई में, आपका खाना कोई दूर बैठे बना रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये सब कुछ किस में आता है? तो इंटरनेट ने वैश्विक गांव की अवधारणा को मजबूत किया है, जोड़ा है लोगों को कल्चरली, हर दृष्टिकोण से जोड़ा है, सोशली जोड़ा है। कैसे भारत का एक किसान आंदोलन को सपोर्ट करके अमेरिका तक में लोगों ने इंटरनेट पर ट्वीट कर करके सपोर्ट किए थे। आप उसको पॉजिटिव निगेटिव जिस तरह से लेना है लीजिए, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि ये चीज़ कैसे संभव हो पाया? क्योंकि हम एक दूसरे के सुख दुख में भी हाथ बटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही देख ली, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, पूरे दुनिया भर से उनको सहानुभूति मिलती है। जिसका जो पक्ष है, कुछ लोग इजराइल के पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ लोग हमास के पक्ष में खड़े होते हैं, कुछ लोग फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े होते हैं। हमास के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़े होते हैं, वहाँ के निर्दोष नागरिकों के पक्ष में। तो ये कैसे हो रहा है? तो इंटरनेट जो वैश्विक गांव की अवधारणा है, उसके द्वारा ही ये चीज़ संपन्न हो रहा है। समझ में आ रही है चीज़ें आपको? किस प्रकार से जब तुर्की में भूकंप आता है तो पूरी दुनिया के लोगों की सहानुभूति जगती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है और उनके प्रति सहानुभूति जगती है, फंडिंग होती है, मदद मिलता है उनको वैश्विक रूप से। ये किस प्रकार से होता है? तो ये इसी प्रकार से संभव हो पाता है। इंटरनेट पर मिलने वाले प्यार के चक्कर में लोग बॉर्डर पार करके देश में आ जाते हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? वैश्विक गाँव की अवधारणा यही तो है। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब एस्पेक्ट आपको लिखना चाहिए था, एक्सप्लोर करना चाहिए था। समझ में आ रही होगी चीज़ें आपको? ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है, इस प्रकार से चीज़ें नहीं लिखनी थी। इंटरनेट का सही इस्तेमाल, इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, इन सब चीज़ों पर मत जाइएगा। बहुत बारीकी से चेक करता हूँ, इसलिए मैंने नंबर कम दिया है। वहाँ की इनका इंट्रो बहुत अच्छा था, इस पर नंबर अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। मैं 10 में से अगर 30 दे रहा हूँ, मान लीजिए 10 में से 3 दे रहा हूँ, तो एग्ज़ाम में आपको कम से कम 100 में से 40 तो मिल ही जाएगा। इतना तो मिलेगा ही अगर आप भर के लिखते हैं तो। 800 वर्ड में भी लिखना होता है। ओके, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल देखिए। कल मैंने पूछा था कि इन डिस्कस द डिफेंस रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इन द करेंट सिनेरियो। ये मैंने इंग्लिश मीडियम का आंसर चेक किया था, इनका आंसर परफेक्ट था। इस सवाल में देखिए क्या लिखना था। करेंट सिनेरियो जब भी बोल दिया जाता है तो कोशिश क्या कीजिए, कोई रिसेंट जो एक्टिविटी है या इवेंट है उससे अपना सवाल को लिखने की शुरुआत करें। इंट्रो में कम से कम उस चीज़ की चर्चा जरूर कीजिए। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री महोदय जो गए थे अमेरिका के स्टेट विजिट पर, तो उसके बारे में लिखा है, सही लिखा है, कोई गलत नहीं है उसमें। कुछ बच्चों ने शुरुआत की थी 2+2 डायलॉग से, तो ये भी सही किया था, कोई इसमें गलती नहीं है। भारत और यूएस के रिलेशन की जब भी बात आती है, डिफेंस रिलेशन मैंने बोला था, ये भी ध्यान में रखिएगा कि सवाल में मैंने बोल दिया था कि डिफेंस रिलेशन के बारे में लिखना है, आपको डिफेंस रिलेशन के बारे में लिखना है। कुछ बच्चों ने इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध घुसेरा हुआ था, तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। कीवर्ड्स को इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, फोकस करके लिखिए। हमेशा कीवर्ड को घेर कर लिखेंगे तो इस तरह की गलतियाँ आप नहीं करेंगे। इन्होंने फिर जो मुख्य रूप से हमारे बायलैटरल है उसको लिखा है इन्होंने, और बहुत अच्छा लिखा था इन्होंने, कोई इसमें खास तौर से गलती नहीं थी। अगर मैं निकालने जाऊं तो कोई ऐसा गलती नहीं था। हाँ, कहीं कहीं पर इन्होंने करंट सिनेरियो को ज़रूर मिस किया है कि जब मैं ऐसे बोलता हूं कि करंट सिनेरियो, तो जब आप चुनौती वगैरह लिखते हैं, जैसे भारत और यूएस का रिलेशन लिखेंगे, तो इस सवाल को फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो ज़रा सुन लीजिए। पहला तो इनका खामी था कि उन्होंने अंडरलाइन भर के किया हुआ था। इतना अंडरलाइन नहीं करना होता है किसी भी आंसर में। अंडरलाइन मुख्य पॉइंट को कीजिए, पूरा आंसर ही मुख्य नहीं होता है, पूरे को रंग का आ गए, ये गलत होता है। गलत रिप्रेजेंट करेंगे आप और आपके अंक कट जाते हैं इस तरह की चीज़ों से। क्योंकि सोचिएगा इस चीज़ को, जो आंसर चेक कर रहा है वो दिन भर में 100 आंसर चेक करता है, तो छोटी छोटी मिस्टेक पर भी फिर खुन्नस खा के नंबर काट लेगा आपका। इसलिए बचा कीजिए, अंडरलाइन मुख्य पॉइंट को ही किया कीजिए, तो और इतना ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए क्या है, इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो रिसेंट एक्टिविटी, अगर कोई आईआर का जब भी आप इंट्रो लिखते हैं तो रिसेंट में ही होता है, करंट में चर्चा में होती तभी आपसे पूछा जाता है। तो रिसेंट एक्टिविटी कोई हुआ है तो उसको लिख दीजिए। भारत के प्रधानमंत्री महोदय वहाँ पर गए, आप उससे शुरू कीजिए, बहुत बढ़िया है, कोई गलती नहीं है। 2+2 वार्ता हो रही है, उससे शुरू कीजिए, बहुत बढ़िया, कोई गलती नहीं है। कोई बच्चा अगर मान लीजिए इससे शुरू करना चाहे कि हमास और इजराइल के वॉर के बाद से भारत ने इजराइल का खुलकर समर्थन नहीं किया है, अमेरिका ने किया है, और इस कारण से भारत और अमेरिका के संबंध चर्चा में, तो भी सही है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, इसमें शुरू कीजिए आप।
बहुत सारे तरीके हो सकते हैं शुरू करने के, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि इसी तरह किसी इवेंट से शुरू करें। उसके बाद आपसे पूछा कि डिफेंस रिलेशन भारत और अमेरिका के बीच में जो 4-5 प्रमुख रिलेशन हैं, जिसमें आपका लेमोआ आता है, कॉमकासा आता है, बेका आता है, ये सब रिलेशन जो है इसकी चर्चा ज़रूर कर दिया कीजिए। कम से कम नहीं कुछ तो फुल फॉर्म भी ज़रूर लिख दीजिए। उसके बाद करंट में कोई डील हुआ है, डिफेंस डील हुआ है, रोमियो हेलीकॉप्टर को लेकर डील हो या फिर और किसी चीज़ को लेकर डील हो, इंजन को लेकर डील हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा कर दीजिए। उसके बाद से आपको लिखना होता है कि भाई चुनौती कहाँ कहाँ पर देखने को हम दोनों का रिलेशन मिल रहा है। तो S-400 की बात कर सकते हैं कि भारत ने रूस से S-400 खरीदा, इसको लेकर चुनौती है। भारत ईरान के साथ भी अपने अच्छे संबंध करना चाहता है, इसको लेकर चुनौती है। भारत जो है रूस के साथ अच्छे संबंध रहे हैं हमेशा से और रखना भी चाहता है, इसको लेकर भी चुनौती है। ये सब आपको चुनौती बता सकते हैं। उसके अलावा क्या बता सकते हैं कि अमेरिका के थिंक टैंकर्स के द्वारा आमतौर आए दिनों भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना की जाती है, उनको सांप्रदायिक रूप से दिखाया जाता है और भारत का एक आयोग है जो हमें बताता है कि सांप्रदायिक रूप से हम बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक देश में आते हैं और ये सब रिपोर्ट अमेरिका से जारी किए जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, इशू है। और क्या इशू है, जैसे निज्जर की किलिंग को लेकर अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रश्न खड़े कर दिए कनाडा की तरफ से, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, तो ये भी हमारे बीच चुनौती बन रहा है। भारत और कनाडा संबंध भी क्या बन रहा है, भारत और अमेरिका संबंधों के लिए चुनौती बन रही है। जैसे खालिस्तान जैसे मुद्दे पर अमेरिका का सही ढंग से रवैया नहीं दिखाना, ये भी कहीं ना कहीं किसका मुद्दा है, तो हमारे बीच चुनौती का मुद्दा है। और क्या बता सकते हैं आप कि भारत और अमेरिका के रिलेशन में ये जो निज्जर था इसको हम आतंकवादी कहते हैं, जबकि अमेरिका ने उसको केवल एक नागरिक के तौर पर मान्यता दी। ये कहीं ना कहीं गलत है। जब आप लादेन को आतंकवादी कहते हो तो पूरी दुनिया कहती है, लेकिन जब आप हम किसी को आतंकवादी कहते हैं तो ये नहीं कहते हैं। ये सब क्या है, तो कुछ चुनौतियाँ हैं। उसके बाद अपना कंक्लूजन लिख के आप एंड कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्मेटिंग मैंने इसके लिए कर दिया आपके सामने। और इन्होंने इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ था, बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा हुआ था। इनको 4 नंबर के करीब में मैंने दिया भी था, हाँ 4 नंबर दिया था, और इनको बोला था कि करंट सिनेरियो के हिसाब से लिखिए, और बाकी तो इनका आंसर सही था। चलिए अगले आंसर पर चलते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाए। अगला भी जो आंसर है वो भारत अमेरिका पर ही है, लेकिन इसमें मुझे आपको एक चीज़ सिखाना है। क्या सिखाना है? जिनका भी आंसर है कृपया बुरा न माने, आपका आंसर मैं एनालिसिस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी कुछ सीख जाएँ। देखिए, जब भी आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर का तात्पर्य है कि मान लीजिए 250 शब्द वहाँ पर नहीं लिखा रहता है, 10 नंबर, 12 नंबर, 15.5 नंबर, 12.5 नंबर, इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है, इसको शॉर्ट आंसर में हम लोग कंसीडर करते हैं। लॉन्ग आंसर हो गया कि जिस प्रकार से पहले पूछा जाता है 32 नंबर, 36 नंबर, जितने का भी पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर में हमेशा इंट्रो जो होता है इसको छोटा लिखा कीजिए, 2 से 3 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में हमें जाना है। इंट्रो और कंक्लूजन शॉर्ट आंसर में हमेशा छोटा लिखा जाता है। अगर 150 वर्ड में है, जैसे मैंने कल दिया था नैनो टेक्नोलॉजी पर लिखने के लिए, नैनो तकनीक पर लिखने के लिए, तो 150 शब्द का अगर आपसे पूछा गया है लिखने के लिए, तो 1 से 1.5 लाइन मात्र लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ध्यान में रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इंट्रो में और कंक्लूजन में मुख्य हिस्सा पर ज़्यादा फोकस कीजिए उसमें, ओके। इसी प्रकार से अगर आपसे शॉर्ट आंसर, जैसे मैंने ये 250 शब्दों में बोला था भारत और अमेरिका का रिलेशन लिखने के लिए, जो इन्होंने लिखा है उस पर नहीं जाएंगे, कंटेंट सही है इनका, कुछ कमियां हैं तो मैंने बता दिया था इनको, लेकिन इंट्रो हमेशा छोटा लिखिए और करंट इवेंट से शुरू कीजिए। जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री की यात्रा की बात की, बस आप यात्रा की बात कर दीजिए, उसके आगे का मत बढ़िए, उसके आगे का मुख्य हिस्सा में लिख लीजिए अगर आपको लिखना ही है तो। इंट्रो हमेशा छोटा लिखिए, जिससे आप वो डायरेक्ट कहाँ पर आ जाए, मुख्य हिस्से पर आ जाए। मुख्य हिस्से में जितनी जान फूकनी है वो फूक दीजिए। जैसे इन्होंने प्रमुख जो समझौते हैं, कॉमकासा, लेमोआ, बेका, इसकी चर्चा नहीं की थी। बाकी इन्होंने करंट सिनेरियो के हिसाब से अच्छा आंसर लिखा था, कोई बुरा नहीं था इनका आंसर, सही था इनका आंसर, बहुत अच्छा लिखा था। निष्कर्ष भी इनको सही लिखा है इन्होंने, 2-3 लाइन 4 लाइन तक जा सकते हैं आप, उससे ज़्यादा मत जाइएगा। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब आते हैं कि कंटेंट कहाँ से लाएँ। कंटेंट आएगा आपके पास तब जब आप पढ़ेंगे कहाँ से, जब आपको टॉपिक दिया जाएगा भाई इस पर आंसर लिखो। तो जब आपको आंसर लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप सर्च करेंगे उसको। सर्च करने के बाद से क्या होगा, सर्च करने के बाद से आपको उसका कंटेंट मिलेगा। उसको पहली बार आप देख कर लिखेंगे, दूसरी बार में आपको याद हो जाएगा। जब वो आंसर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको आसानी से कवर कर पाएंगे। और डेली आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप ऐड होंगे तो उसका एक और बेनिफिट होता है कि आपकी एक रूटीन बन जाती है डेली लिखने की। डेली लिखने की रूटीन के कारण आपका कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। जो लोग रोज़ आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेरे साथ में, या कहीं भी आप अगर कर रहे होंगे या मेरे साथ नहीं भी कर रहे हैं, आप खुद से भी कर रहे हैं, खुद से भी कर सकते हैं। मैं कतई नहीं बोलता हूँ मेरे से ही जुड़िए तभी मैं करवाऊँगा, मैं तो करवाता ही हूँ। लेकिन अगर आप खुद रोज़ आंसर राइटिंग करते हैं, 4-5 पे आंसर लिखते हैं, 1-2 निबंध लिख लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा 7वें आसमान पर रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा। सिलेक्शन का चांस आपका ज़्यादा रहता है हमेशा, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई था। आपको ये प्रतीत होगा कि मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ,
एक रूटीन डेवलप होगा लिखने का। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कंटेंट बाकी आप किताबों से सर्च कीजिए। कई बार तो मैं भी स्रोत बता देता हूँ, किताब है, ऑनलाइन है, हर जगह कंटेंट उपलब्ध है, कहीं से भी लिखिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।